एक कॉलेज में पढ़ने वाला छात्र जो पढ़ने में काफ़ी तेज़ तो होता है, लेकिन पढ़ाई के दौरान ही वो एक कॉल गर्ल के चक्कर में पड़ जाता है। दरअसल उस कॉल गर्ल से फ़ोन पे बातचीत ही नहीं करता है, बल्कि जब भी उसका मन करता है फ़ोन करके बुलाता है और उससे मुलाकात भी कर लेता है। पर जैसे ही कुछ दिनों का समय गुजरता है, एक दिन इस बात की जानकारी उसी के कॉलेज में पढ़ाने वाले एक प्रोफेसर को मालूम चल जाता है। हालांकि जब उस प्रोफेसर को अपने छात्र की सारी सच्चाई मालूम चलता है, तो अपने छात्र को सही रास्ते पर लाने के बजाय खुद प्रोफेसर भी गलत रास्तों पर चल पड़ता है। शुरू में तो समय बेहतर तरीके से गुजरता है, पर जैसे ही कुछ महीनों का समय गुजरता है, एक दिन प्रोफेसर साहब की बड़ी बेरहमी तरीके से हत्या कर दी जाती है। और पुलिस जब इस केस की खुलासा करती है, तो उसके बाद से पुलिस एक दो नहीं बल्कि 3 लोगों को हिरासत में लेकर आती है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी सोचने और समझने पे मजबूर कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये घटना है महाराष्ट्र प्रदेश के जलगांव जिले की। दरअसल इसी जलगांव का एक इलाका आता है अमलनेर सिटी, और इसी अमलनेर सिटी का रहने वाला है प्रोफेसर दीपक पाटिल, जो जय योगेश्वर कॉलेज में एक प्रोफेसर है। दरअसल प्रोफेसर दीपक पाटिल के ही कॉलेज में पढ़ने वाला एक छात्र है जिसका नाम है सागर मराठे। सागर मराठे जिसकी उम्र है लगभग 24 साल, जो पढ़ने में काफ़ी होनहार है। लेकिन सागर पढ़ाई के दौरान ही एक कॉल गर्ल के चक्कर में पड़ जाता है जिसका नाम है रबिया बानो। रबिया जिसकी उम्र है लगभग 26 साल, जो इसी अमलनेर सिटी के महाडे कॉलोनी की रहने वाली है, जो देखने में बेहद ही खूबसूरत है। सागर जब पहली बार रबिया से मिलता है, तो रबिया सागर को लेकर इतना काफ़ी खुश हो जाती है कि उसके बाद से सागर का मोबाइल नंबर ले लेती है और फिर उससे फ़ोन पे भी बातचीत करने लगती है। दरअसल रबिया से बातचीत करके सागर को भी काफ़ी अच्छा लगता है, इसीलिए सागर को जब भी मन करता है रबिया से फ़ोन पे बातचीत भी कर लेता है और उससे मुलाकात भी कर लेता है। लेकिन एक दिन सागर और रबिया जब एक रेस्टोरेंट में बैठ कर के बातचीत कर रहे थे, तभी अचानक वहाँ पे प्रोफेसर पाटिल भी पहुँच जाता है। हालांकि प्रोफेसर पाटिल जब वहाँ पे पहुँचता है, तो सागर अपने प्रोफेसर से झूठ बोलते हुए कहता है कि रबिया मेरी दोस्त है, और दोस्त बोल करके ही प्रोफेसर पाटिल से परिचय कराता है। लेकिन इधर प्रोफेसर पाटिल जब पहली बार रबिया को देखता है, तो रबिया की खूबसूरती देख पहली बार में उसे अपनी दिल में जगह दे देता है। हालांकि प्रोफेसर पाटिल जो ऑलरेडी शादीशुदा है। उसके बाद से इधर सागर जब कॉलेज में जाता है, तो प्रोफेसर पाटिल कैसे भी सागर से बातचीत करके रबिया का मोबाइल नंबर ले लेता है। प्रोफेसर पाटिल को जब रबिया का मोबाइल नंबर मिल जाता है, एक दिन जब कॉलेज ख़त्म हो जाती है, उसके बाद से प्रोफेसर पाटिल रबिया के नंबर पर फ़ोन करता है और अपने बारे में बताता है। इधर रबिया को जब मालूम चलता है कि प्रोफेसर पाटिल अच्छा खासा पैसा वाला है, उसकी बातें अच्छी लगने लगती है और खुद रबिया भी प्रोफेसर पाटिल से बातचीत करने लगती है। शुरू में दोनों फ़ोन पे बातचीत तो करते हैं, लेकिन बातों ही बातों में एक दिन प्रोफेसर पाटिल रबिया को एक होटल में बुलाता है और उससे मुलाकात भी कर लेता है। और होटल में जब उससे मुलाकात करता है, तो बदले में उसे कुछ पैसे भी दे देता है। रबिया को लगता है कि प्रोफेसर पाटिल के पास अच्छा खासा पैसा है, इसलिए प्रोफेसर पाटिल जब भी रबिया को होटल में मिलने के लिए बुलाता है, रबिया भी चली जाती है और मुलाकात करने के बाद थोड़े से पैसे उसे दे देता है। हालांकि 2-4 जब मुलाकात हो जाती है, अब रबिया को लगता है कि प्रोफेसर पाटिल ज़्यादा पैसा नहीं देने वाला है, इसीलिए अब रबिया प्रोफेसर का फ़ोन ही उठाना बंद कर देती है। इधर प्रोफेसर पाटिल जो रबिया के नंबर पर फ़ोन करता है, रबिया जब उसका फ़ोन नहीं उठाती है, अब उसे परेशान करने लगता है। बार बार फ़ोन करने के बावजूद भी रबिया जब उसका फ़ोन नहीं उठाती, उसके बाद से प्रोफेसर पाटिल दूसरे नंबर से भी रबिया के नंबर पर फ़ोन करता है और बार बार उससे मिलने के लिए कहता है। लेकिन रबिया प्रोफेसर पाटिल से मिलने के लिए तैयार ही नहीं होती है। इधर प्रोफेसर पाटिल भी रबिया का इस प्रकार से दीवाना हो जाता है कि उसके बगैर रह ही नहीं पाता है। बार बार जब फ़ोन करता है, रबिया उसे कई बार झिड़क भी देती है, पर बावजूद इसके प्रोफेसर पाटिल नहीं मानता है। इसीलिए एक दिन तंग आकर के
रबिया इस बात की जानकारी अपने प्रेमी राज चौहान को दे देती है। दरअसल राज चौहान, जो उसी के इलाके का रहने वाला है, एक हिस्ट्री सीटर है। राज चौहान के ऊपर जो कई दर्जन पहले से मुकदमे दर्ज है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि रबिया भी ऑलरेडी शादीशुदा है और मूल रूप से सूरत शहर की रहने वाली है। करीब 3 साल पहले रबिया की शादी सूरत शहर में होती है, लेकिन रबिया अपने पति को पसंद नहीं करती है और आखिरकार शादी के 1 साल के बाद ही अपने पति को छोड़ करके इसी महाराष्ट्र के अमलनेर सिटी अपनी माँ के पास आ जाती है और फिर अपने माँ के साथ ही रहने लगती है। लेकिन जब अपने पति को छोड़ करके अमलनेर सिटी में आती है तो यहीं पर रबिया की मुलाकात राज चौहान से होती है। दोनों के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, राज चौहान ही रबिया का सारा खर्च उठाता है। लेकिन जैसे ही कुछ दिनों का समय गुजरता है, राज चौहान जेल चला जाता है, जिसकी वजह से रबिया की माली हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है और फिर रबिया अपना खर्च उठाने के लिए देह व्यापार के धंधे में उतर जाती है। रबिया जब प्रोफेसर पाटिल को लेकर के अपने प्रेमी राज चौहान से बताती है तो राज चौहान भी रबिया से सवाल करता है कि आखिरकार तुम प्रोफेसर पाटिल से मिली कैसे। इस पर रबिया अब सागर मराठे का नाम ले लेती है। दोनों का जब नाम ले लेती है, उसके बाद से राज चौहान भी अब दोनों को सबक सिखाने का फैसला कर लेता है। दरअसल राज चौहान एक प्लान बनाता है और इस प्लान के बारे में जाकर अपने एक दोस्त से बातचीत करता है, जिसका नाम है विजय। दरअसल विजय जो मुंबई शहर के बदलापुर इलाके का रहने वाला है। दरअसल राज चौहान अपने दोस्त विजय से कहता है कि मैं प्रोफेसर पाटिल के साथ साथ उसके छात्र सागर को भी सबक सिखाना चाहता हूं। जब दोनों को सबक सिखाने के लिए कहता है, विजय भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि वो दोनों एक साथ आए कैसे। इसीलिए राज चौहान आकर के अपनी प्रेमिका रबिया से कहता है कि तुम दोनों के नंबर पर फ़ोन करो और एक साथी मिलने के लिए बुलाओ। रबिया भी राज चौहान की बात मान जाती है और 3 मार्च को रात्रि के करीब 9 बजे के आसपास प्रोफेसर पाटिल के साथ साथ उसके छात्र सागर के भी नंबर पर फ़ोन करती है और अपने ही इलाके के एक स्टेडियम में रात्रि के करीब 10 बजे के आसपास मिलने के लिए बुलाती है। इधर कई महीनों के बाद रबिया जब प्रोफेसर पाटिल के नंबर पर फ़ोन करती है और खुद ही जब मिलने के लिए कहती है, प्रोफेसर पाटिल भी आगे पीछे कुछ भी नहीं सोचता है और उससे मिलने के लिए तैयार हो जाता है। और ठीक रात्रि के करीब 10 बजे के आसपास प्रोफेसर पाटिल और सागर स्टेडियम में पहुंच जाते हैं। लेकिन उससे पहले ही इधर राज चौहान अपने दोस्त विजय के साथ स्टेडियम में एक अंधेरे में छुप करके बैठा हुआ था। जब प्रोफेसर पाटिल और सागर स्टेडियम में पहुंचते हैं, रबिया से मुलाकात तो होती है, लेकिन सागर जब वहां पे पहुंचता है, अंधेरे में ही राज चौहान को देख लेता है। दरअसल सागर जो राज चौहान को पहले से ही जानता था, जैसे ही राज चौहान को देखता है, डर के मारे वहां से भाग जाता है। लेकिन इससे पहले कि प्रोफेसर पाटिल भी वहां से भाग पाता, राज चौहान और उसका दोस्त विजय दोनों जाकर के प्रोफेसर पाटिल को पकड़ लेते हैं। हालांकि प्रोफेसर पाटिल को पकड़ते हैं तो उस स्टेडियम में उसके साथ कुछ भी नहीं करते हैं, बल्कि दोनों ही मिलकर के प्रोफेसर पाटिल को पकड़कर एक ढाबे पर लेकर के जाते हैं और वहां पे काफ़ी मात्रा में उसे ज़बरदस्ती शराब पिलाते हैं। हालांकि प्रोफेसर पाटिल जो इससे पहले कभी शराब नहीं पिया था, दोनों मिलकर के जब शराब पिलाते हैं, थोड़ी देर के बाद प्रोफेसर पाटिल काफ़ी नशे में चूर हो जाता है। उसके बाद से राज और विजय दोनों मिलकर के प्रोफेसर पाटिल को एक सुनसान जगह पर लेकर के जाते हैं और फिर दोनों ही मिल करके उसकी बुरी तरीके से पिटाई करते हैं। पिटाई करने के बाद राज प्रोफेसर पाटिल से ज़बरदस्ती उसका एटीएम ले लेता है और उसका पासवर्ड भी मालूम कर लेता है। लेकिन ये दोनों मिलकर के प्रोफेसर पाटिल की इतनी बुरी तरीके से पिटाई करते हैं कि प्रोफेसर पाटिल की हालत काफ़ी गंभीर हो जाती है। दरअसल राज और विजय चाहते थे कि प्रोफेसर पाटिल को केवल पिटाई करके छोड़ देंगे। उन्हें पूरा यकीन था कि प्रोफेसर पाटिल एक सामाजिक आदमी है, अपनी इज्जत बचाने के लिए वो पुलिस के पास कभी नहीं जाएगा। लेकिन दोनों इतनी बुरी तरीके से पिटाई कर देते हैं कि प्रोफेसर पाटिल की जब हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है, उसके बाद से विजय और राज दोनों मिलकर के प्रोफेसर पाटिल को उसी के बाइक से लेकर के इलाके के डॉक्टर हजारे के क्लिनिक पर रात्रि के करीब 2 बजे के आसपास जाते हैं। क्लिनिक के बाहर पहुंच करके जाकर वहां पे काफ़ी देर तक आवाज़ लगाते हैं,
लेकिन अंदर से कोई बाहर नहीं आता है। इसीलिए राज और विजय प्रोफेसर पाटिल को उसी हालत में वहीं पे छोड़ करके उसकी बाइक लेकर वहां से फरार हो जाते हैं। विजय अपने घर चला जाता है और राज सीधे वहां से रबिया के पास जाता है और रबिया को लेकर के सूरत शहर में चला जाता है। दरअसल सूरत शहर में ही रबिया का बहन का बेटा रहता था जिसका नाम है अजीज। रबिया राज को लेकर के अजीज के पास चली जाती है। दरअसल दोनों जब सूरत शहर के लिए निकलते हैं तो रास्ते में ही प्रोफेसर पाटिल के एटीएम से 40,000 रुपये भी निकाल लेते हैं। लेकिन इधर जो प्रोफेसर पाटिल को वहाँ पे गंभीर अवस्था में छोड़ करके जाते हैं, आखिरकार कुछ ही देर के बाद प्रोफेसर पाटिल की मौत हो जाती है। रात्रि के करीब 3 बजे के आसपास जब एक व्यक्ति की नज़र प्रोफेसर पाटिल की डेड बॉडी पे जाती है, इस बात की जानकारी पुलिस को दे देता है। इधर पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस फौरन अपने टीम के साथ जब घटनास्थल पर पहुंचती है, इस बात की जानकारी प्रोफेसर पाटिल की पत्नी के साथ साथ रिश्तेदारों को भी दे देती है। थोड़ी देर के बाद प्रोफेसर पाटिल की पत्नी के साथ साथ उसके रिश्तेदार भी वहां पे पहुंच जाते हैं। दरअसल पुलिस प्रोफेसर पाटिल की पत्नी से कहती है कि तुम्हारे पति का एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन वहां पे जब प्रोफेसर पाटिल का बाइक बरामद नहीं होता है, प्रोफेसर पाटिल की पत्नी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होती है। दरअसल प्रोफेसर पाटिल की पत्नी कहती है कि मेरे पति की एक्सीडेंट की वजह से मौत नहीं हुई है, बल्कि उनकी हत्या की गई है। इसीलिए प्रोफेसर पाटिल की पत्नी जबरदस्ती अज्ञात अपराधियों के विरोध में हत्या का मुकदमा दर्ज करा देती है। पुलिस जब मुकदमा दर्ज कर लेती है, उसके बाद से डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर इस केस की जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। दरअसल पुलिस इस केस की जांच पड़ताल करते हुए सबसे पहले प्रोफेसर पाटिल के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकालती है। डिटेल्स को जब चेक करती है तो मालूम चलता है कि उसमें एक ऐसा नंबर था जिस पे प्रोफेसर पाटिल आखिरी बार बातचीत किया था। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर रबिया बानो के ही नाम पर रजिस्टर्ड था। पुलिस जब रबिया बानो से पूछताछ करने के लिए उसके घर पे जाती है तो मालूम चलता है कि रबिया बानो अपना घर छोड़ करके फरार हो चुकी है। इसीलिए पुलिस अब रबिया बानो के भी मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकालती है। हालांकि पुलिस जब रबिया के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स चेक करती है तो उसके कॉल डिटेल्स में हिस्ट्री सीटर राज चौहान का नंबर मिल जाता है। हिस्ट्री सीटर राज चौहान का नंबर जब पुलिस को मिल जाता है, पुलिस अब पूरा यकीन कर जाती है कि प्रोफेसर पाटिल की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि राज चौहान ने ही किया होगा। इसीलिए पुलिस अब राज चौहान के नंबर पर फ़ोन करती है। रिंग भी जाती है और फ़ोन भी उठता है, लेकिन फ़ोन करने वाले व्यक्ति से जब पुलिस पूछताछ करती है तो फ़ोन उठाने वाला लड़का कहता है कि साहब मेरा नाम मोहम्मद अजीज है और मैं सूरत शहर का रहने वाला हूँ। पुलिस कहती है कि दरअसल ये तो मोबाइल राज चौहान का है। इस पे अजीज पुलिस वालों को जवाब देता है कि हाँ साहब, ये मोबाइल राज चौहान का है, लेकिन मैंने खरीद लिया है। पुलिस तुरंत ही अपनी टीम के साथ वहाँ से सूरत शहर के लिए रवाना हो जाती है और सीधे अजीज के घर पे पहुँच जाती है। दरअसल अजीज पुलिस वालों से कहता है कि हाँ साहब, कुछ दिन पहले रबिया के साथ राज चौहान भी आया था, लेकिन राज चौहान का जब पैसा खत्म हो गया वो अपना मोबाइल मुझसे बेच दिया। पुलिस अजीज से सवाल करती है कि इस वक्त रबिया और राज चौहान कहाँ पे हैं। इस पर अजीज पुलिस वालों को जवाब देता है कि साहब इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं मालूम है। लेकिन पुलिस अभी इधर अजीज से बातचीत कर ही रही थी, तभी उसी वक्त ही राज चौहान अजीज के नंबर पे फ़ोन कर देता है। जैसे ही फ़ोन करता है उसके बाद से अजीज भी मोबाइल के स्पीकर ऑन कर देता है और उससे सवाल करता है कि फ़िलहाल तुम लोग कहाँ पर हो। इस पर राज चौहान अजीज को जवाब देता है कि फ़िलहाल मैं रबिया के साथ वासिम ज़िले के करंजा गांव में हूँ। जैसे ही पुलिस को एड्रेस मिल जाता है, पुलिस अपनी टीम के साथ 16 मई को वासिम ज़िले के करंजा गांव में जाती है और वहाँ से राज चौहान के साथ साथ रबिया को भी गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस जब इन दोनों को गिरफ्तार करके थाने में लेकर आती है और जब इन दोनों से प्रोफेसर पाटिल की हत्या के बारे में पूछताछ करती है तो ये दोनों अपनी सच्चाई ही नहीं कबूल करते हैं, बल्कि राज चौहान अपने दोस्त विजय का भी नाम ले लेता है। राज चौहान जब विजय का नाम लेता है उसके बाद से पुलिस अब राज चौहान के तहरीर पे ही मुंबई के बदलापुर में जाती है और वहाँ से विजय को भी गिरफ्तार कर लेती है।
पुलिस जब इन तीनों को गिरफ्तार कर लेती है उसके बाद से जिला अदालत में पेश करती है, जहां से इन तीनों को जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो रोज़ाना मेरे इस वीडियो को देखते ही नहीं हैं, बल्कि अपना कीमती समय निकाल कर मुझे अपना प्यार भी देते हैं, जिनमें से एक का नाम है विनोद कुमार महतो। वैसे तो विनोद कुमार जो बिहार प्रदेश के रहने वाले हैं, लेकिन सूरत शहर में रह कर के नौकरी करते हैं और वहीं से मेरी इस वीडियो को देखते हैं। दूसरे मेरे व्यूअर हैं कमरान सिद्दीकी। कमरान सिद्दीकी जो जोधपुर राजस्थान प्रदेश के रहने वाले हैं। तीसरे मेरे व्यूअर हैं अभिषेक कुमार। अभिषेक कुमार जो कानपुर देहात उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। चौथे मेरे व्यूअर हैं कलीम खान। कलीम खान जो छत्तीसगढ़ प्रदेश के रहने वाले हैं। लास्ट मेरे व्यूअर हैं देव कुमार शाह। देव कुमार शाह जो नेपाल के रहने वाले हैं। मैं आप तमाम व्यूअर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।